वेलकम टू 29th पार्ट। 29वें पार्ट में आपका स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज सेल। SHALL सेल। सेल मीन्स गागे की वैसे यूज होता है ये, लेकिन एक्चुअल जो इसकी सेंस है सेल की, वो मतलब क्या है, वो उस सेंटेंस की जो सेंस है वो निकलनी चाहिए टाइप। ठीक है, जैसे क्या हमें एक काम करना चाहिए। ठीक है, शैल वी डू दिस। ठीक है, तो इसका फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसकी जो सेंस निकलती है वो चाहिए टाइप। ठीक है, क्या हमें काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक मे वर्ड आता है, ठीक है ना, लेकिन मे क्या है, वो एक तरह से फुल परमिशन चाहिए। सेल मतलब एक इंटीमेशन, एक तरह से आप ये कह लो कि आप क्या कर रहे हो, उसको इंटीमेट कर रहे हो, लेकिन क्या बोलते हो, उसे परमिशन नहीं ले रहे हो। ठीक है, जैसे क्या हमें एक वॉक पे चलना चाहिए, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो फुल परमिशन हो गई। लेकिन शैल आई कम इन, तो क्या मुझे अंदर आना चाहिए का मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो परमिशन है, वो परमिशन नहीं है, वो मतलब नॉर्मल एक रेस्पेक्ट देने का एक वर्ड है। ठीक है, लेकिन शैल और विल दोनों फीचर के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, साथ में ये आपको बता दिया कि इसकी जो सेंस है वो चाहिए टाइप निकलनी चाहिए। ठीक है, और एक ये परमिशन नहीं है, ये सिर्फ सिंपल इंटीमेशन है, यानी कि आप एक तरह से उसको बता रहे हो सिर्फ इज्जत के साथ। ओके, लेट अस प्रोसीड टू फर्स्ट क्वेश्चन। शैल वी गो फॉर ए वॉक। शैल वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम एक वॉक पे जाएंगे या चलना, हमें एक वॉक पे जाना चाहिए। शैल वी गो फॉर ए वॉक। शैल वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम एक वॉक पे चलें या वॉक पे जाना चाहिए। यदि हाँ तो यस वी शैल गो फॉर ए वॉक। यस वी शैल गो फॉर ए वॉक, हाँ हमें घूमने के लिए जाना चाहिए, या हाँ हम घूमने के लिए चलेंगे। ठीक है, और नहीं तो नो वी शैल नॉट गो फॉर ए वॉक। नो वी शैल नॉट गो फॉर ए वॉक, नहीं हम घूमने नहीं चलेंगे या हमें घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। Shall we taught him a lesson? Shall we taught him a lesson? क्या हमें उसको एक सबक सिखाना चाहिए या क्या हम उसको एक सबक सिखाएंगे। यदि हाँ तो यस वी शैल taught him a lesson, हाँ हम उसको एक सबक सिखाएंगे या हमें उसको एक सबक सिखाना चाहिए। यस वी शैल taught him a lesson। और यदि नहीं तो नो वी शैल नॉट taught him a lesson। नो वी शैल नॉट taught him a lesson, नहीं हमें उसको सबक नहीं सिखाना चाहिए या नहीं हम उसको सबक नहीं सिखाएंगे। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मेन वर्ड्स हैं जो सेल के साथ, वो आई ए और वी मेनली यूज होते हैं। ठीक है, जो जैसे विल के अंदर ही सी इट ये सब ज़्यादा यूज होते हैं, या नाम वगैरह। ठीक है, इसमें अंदर कुछ एक दूसरे के साथ इंटरचेंज यूज हो सकते हैं, वो आगे चल के आगे टॉपिक में बताएंगे। ठीक है, तो हमारे आज के सेल में हम सब ज़्यादा आई और वी का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शैल आई पे स्कूल फीस। शैल आई पे स्कूल फीस, क्या मुझे स्कूल फीस देनी चाहिए या क्या मैं स्कूल फीस दूंगा। यदि हाँ तो यस यू शैल पे स्कूल फी, हाँ आपको स्कूल की फ़ीस देनी चाहिए या हाँ आप स्कूल की फ़ीस दोगे। और नहीं तो नो नो यू शैल नॉट पे स्कूल फीस। नो यू शैल नॉट पे स्कूल फीस, नहीं आपको स्कूल की फ़ीस नहीं देनी चाहिए या नहीं आप स्कूल की फ़ीस नहीं दोगे। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नो यू हैव ऑलरेडी पेड। नो यू हैव ऑलरेडी पेड, नहीं आप तो पहले ही पेमेंट कर चुके हो। ठीक है, या आपने पहले ही फीस भर दी है। नो यू हैव ऑलरेडी पेड, नहीं आपने पहले ही उसको फीस दे दी है। ओके, नेक्स्ट। शैल आई रिंग यू एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। शैल आई रिंग यू एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, क्या मुझे सुबह 7 बजे आपको
रिंग करना चाहिए, या क्या मैं आपको सुबह 7 बजे रिंग करूं? शैल आई रिंग यू? यदि हाँ तो यस यू शैल रिंग मी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। यस यू शैल रिंग मी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 7 बजे आप मेरे को रिंग करोगे? यस यू शैल रिंग मी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हाँ, सुबह 7 बजे आप मेरे को रिंग करोगे या आपको रिंग करना चाहिए। और नहीं तो नो यू शैल नॉट रिंग मी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। नो यू शैल नॉट रिंग मी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। नहीं, सुबह 7 बजे आप मेरे को फ़ोन नहीं करोगे या आपको फ़ोन नहीं करना चाहिए। नहीं, आप सुबह 7 बजे मेरे को फ़ोन नहीं करोगे या आपको नहीं फ़ोन नहीं करना चाहिए। नो यू शैल नॉट रिंग मी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट। शैल आई सेंड राखी? शैल आई सेंड राखी? क्या मैं राखी भेजूं? शैल आई सेंड राखी? क्या मैं राखी भेजूं या क्या मुझे राखी भेजनी चाहिए? यस यू शैल सेंड राखी। हाँ, आपको राखी भेजनी चाहिए या हाँ आप राखी भेज सकते हैं या भेजेंगे। और नहीं तो नो यू शैल नॉट सेंड राखी। नो यू शैल नॉट सेंड राखी। नहीं, आपको राखी नहीं भेजनी चाहिए या नहीं आप राखी नहीं भेजेंगे। और आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नो आई विल कम देयर पर्सनली। नो आई विल कम देयर पर्सनली। नहीं, मैं खुद वहाँ पे आऊँगा। नो आई विल कम देयर पर्सनली। पर्सनली मीन्स खुद से ही। आई विल कम देयर वहाँ पे आऊँगा, पर्सनली मतलब खुद ही। ठीक है, नो आई विल कम देयर पर्सनली, मैं खुद ही वहाँ पे आऊँगा। ओके, नेक्स्ट। शैल आई हायर ए टैक्सी? शैल आई हायर ए टैक्सी? क्या मैं किराए पे एक टैक्सी लूँगा या क्या मुझे किराए पे टैक्सी लेनी चाहिए? शैल आई हायर ए टैक्सी? क्या मैं किराए पे एक टैक्सी लूँगा? यदि हाँ तो यस यू शैल हायर टैक्सी। हाँ, आपको किराए पे टैक्सी लेनी चाहिए या हाँ आप किराए पे टैक्सी लेंगे। और नहीं तो नो यू शैल नॉट हायर ए टैक्सी। नो यू शैल नॉट हायर ए टैक्सी। नहीं, आपको जो टैक्सी है वो किराए पे नहीं लेनी चाहिए या आप किराए पे नहीं लेंगे। नहीं, आपको टैक्सी किराए पे नहीं लेनी चाहिए या आप किराए पे टैक्सी नहीं लेंगे। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नो आई विल पिक यू अप इन माई कार। नो आई विल पिक यू इन माई कार। नहीं, मैं अपनी कार से आपको वहाँ से पिकअप कर लूँगा या आपको वहाँ से ले लूँगा। पिकअप करने का मतलब ये नहीं कि उसको उठाना। गाड़ी में जो लेके आते हैं उसको पिकअप भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे पिकअप होता है कोई चीज़ को उठाना भी। ठीक है, लेकिन जो गाड़ी में हम किसी को जैसे कहीं से लेके आते हैं उसको पिकअप, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, कि आपको मैं गाड़ी में वहाँ से पिकअप कर लूँगा, गाड़ी से उठा के ले आऊँगा या गाड़ी में ले आऊँगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। शैल वी इन्वाइट अवर रिलेटिव्स? शैल वी इन्वाइट अवर रिलेटिव्स? क्या हम अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट करेंगे? शैल वी इन्वाइट अवर रिलेटिव्स? क्या हम अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट करेंगे या निमंत्रित करेंगे? शैल वी इन्वाइट अवर रिलेटिव्स? क्या हम अपने रिश्तेदारों को निमंत्रित करेंगे या उनको निमंत्रण भेजना चाहिए या निमंत्रित करना चाहिए? यदि हाँ तो यस वी शैल इन्वाइट अवर रिलेटिव्स। यस वी शैल इन्वाइट अवर रिलेटिव्स। हाँ, हमें अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे। हाँ, हम अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे या हाँ, हमें अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करना चाहिए। ठीक है, और यदि नहीं तो नो वी शैल नॉट इनवाइट अवर रिलेटिव्स। नो वी शैल नॉट इनवाइट अवर रिलेटिव्स। नहीं, हमें अपने रिश्तेदारों को नहीं इनवाइट करेंगे या उनको नहीं बुलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। शैल वी लाइट क्रैकर्स? शैल वी लाइट क्रैकर्स? क्रैकर्स क्या होते हैं? फुलझड़ी पटाखे वगैरह। शैल वी लाइट क्रैकर्स? क्या हमें जो पटाखे हैं वो फोड़ने चाहिए? लाइट क्रैकर्स, लाइट मतलब पटाखे ऐसे तो फूटते नहीं हैं, उनको जब क्या बोलते हैं ना, आग दिखाते हैं हम उनको, आग उसकी बत्ती को आग लगाते हैं तभी वो जलता है। तो इसलिए जितने भी क्रैकर्स वर्ड हैं उनके लिए लाइट वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि हम उसको जलाते हैं तब वो फूटता है। ठीक है, तो द क्वेश्चन वाज शैल वी लाइट क्रैकर्स?
क्या हमें पटाखे फोड़ने चाहिए या क्या हम पटाखे फोड़ेंगे? शैल वी लाइट क्रैकर्स, क्या हम पटाखे फोड़ेंगे? यदि हाँ तो यस वी शैल लाइट क्रैकर्स, यस वी शैल लाइट क्रैकर्स, हाँ हम पटाखे फोड़ेंगे या पटाखे चलाएंगे, या हमें पटाखे चलाने चाहिए या हमें पटाखे फोड़ने चाहिए। यस वी शैल लाइट क्रैकर्स, हाँ हम पटाखे चलाएंगे या पटाखे फोड़ेंगे। और यदि नहीं तो नो वी शैल नॉट लाइट क्रैकर्स, नो वी शैल नॉट लाइट क्रैकर्स, नहीं हमें पटाखे नहीं चलाएंगे, ना ही हम पटाखे नहीं चलाएंगे या नहीं हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए। ओके नेक्स्ट, शैल वी हैव ए कैंडल लाइट डिनर, शैल वी हैव ए कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर क्या होता है? जिसमें जितनी लाइट है उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, मतलब जितनी लाइट है उनको बंद कर दिया जाता है, और सिर्फ एक टेबल के ऊपर क्या होता है, एक सिर्फ मोमबत्ती जला दी जाती है, ठीक है, और उसमें बैठे खाना खाते हैं, उसको कैंडल लाइट डिनर बोलते हैं। कोई स्पेसिफिक वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें और कुछ होता है, बस अंधेरा करके एक सिर्फ मोमबत्ती टेबल के ऊपर जला दी जाती है, बाकी सब अंधेरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कैंडल लाइट डिनर। ओके, अवर द क्वेश्चन वाज शैल वी हैव ए कैंडल लाइट डिनर, क्या हम एक कैंडल लाइट डिनर करेंगे? शैल वी हैव ए कैंडल लाइट डिनर, क्या हम एक कैंडल लाइट डिनर करेंगे या क्या हमें कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए? यदि हाँ तो यस वी शैल हैव ए कैंडल लाइट डिनर, यस वी शैल हैव ए कैंडल लाइट डिनर, हाँ हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे या हमें कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए। और यदि नहीं तो नो वी शैल नॉट हैव ए कैंडल लाइट डिनर, नहीं हम कैंडल लाइट डिनर नहीं करेंगे या हमें कैंडल लाइट डिनर नहीं करना चाहिए। नो वी शैल नॉट हैव ए कैंडल लाइट डिनर। ओके नेक्स्ट, ओके नाउ सम बोनस फैक्ट्स। ओके, आज के बोनस फैक्ट्स में है जो हमारा ज़मीन से रिलेटेड, यानी जो हम अपनी ज़मीन होती है उसको कैसे हम नापते हैं या कैसे उसको अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे उनको भरते हैं। अब आप बोलोगे कि हम तो बच्चे हैं, हमारे लिए ज़रूरत ही क्या है इस चीज़ की, ठीक है, बड़े होंगे तब सीख लेंगे। लेकिन आजकल जैसे मान लो फसल ऑनलाइन भरते हैं, ठीक है, वही चीज़ें बच्चे को थोड़ा ज्ञान हो तो अपने घर में बैठ के भर सकता है, मोबाइल सबके पास है ही, लेकिन सभी फिर कहाँ जाते हैं? इंटरनेट पे। क्यों? को उनको भरना नहीं आता कि भरना कैसे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा रहता भी नहीं, उसके अंदर आजकल नाम भरते हैं, ऑप्शन खुद आ जाता है, उसका ज़मीन का रिकॉर्ड खुद आ जाता है, बस आपको खाली वहाँ टिक करना पड़ता है, नाम भरा, उसके बाद बाकी चीज़ें वो अपने आप आ जाती हैं। उसका ज़मीन का कौन कौन सा खेवट नंबर, खतौनी नंबर, खसरा नंबर वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है, वो सब ऑटोमेटिक आ जाता है। पहले आता नहीं था, हाथ से भरना पड़ता, खुद भरना पड़ता था, आजकल सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है कि उसमें से आप ये कैसे, क्या नाम है, कौन सा वाला आप यूज़ कर रहे हो। जो मेनली ये रहता है कि जहाँ आप मान लो कईयों का बंटवारा नहीं हुआ था, उसके कई आजू बाजू के अंकल लोग हैं, उनके साथ भी वो ज़मीन बटी हुई नहीं होती, कंबाइंड रहती है, तो उसमें क्या होगा, सभी का ही वो दिखाएगा इकट्ठा ही, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा ज़मीन जो है वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर दो तीन मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। एक तो इसके अंदर क्या होता है, एक खेवट नंबर होता है, एक खतौनी नंबर, एक खसरा नंबर, ठीक है, मेनली इसके तीन ही पार्ट होते हैं। सबसे मेन रहता है खेवट नंबर, उसके नीचे एक खेवट कई खतौनी में डिवाइड रहती है और एक खतौनी कई खसरा नंबर में डिवाइड होती है, ठीक है, यानी सबसे छोटी का ये हुई खसरा नंबर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है वो खेवट नंबर, एक खतौनी नंबर, ओब्लिक खसरा नंबर लिख के उसमें भरा रहता है, तो उसमें ओब्लिक एक वर्ड बीच में होता है, ये खतौनी नंबर, फिर ये खसरा नंबर, ठीक है, तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब आप बोलोगे भाई ये खतौनी नंबर, खसरा नंबर देखे कहाँ से, तो एक अपने वेबसाइट है हरियाणा की, इसकी हलरिस करके, ठीक है, उसके अंदर आदमी का नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछता है, उसका नाम डालो तो सारी चीज़ें उसके ऊपर, उस आदमी के नाम पे क्या कौन कौन सी ज़मीन है वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है उसको, तो वहाँ देख सकते हो। इवन उसके अंदर एक मैप का भी ऑप्शन है, उस मैप से जाके आप उसकी ज़मीन की जो लोकेशन है
कहाँ पे है वो भी देख सकते हो। आप अपने एरिया के अंदर वो ले जाके देखोगे तो वहाँ उसको क्या नाम, खेतों को डिवाइड करके बांट रखा है, ठीक है। एग्जैक्ट कितनी लंबाई चौड़ाई वो तो नहीं पता चलेगी आपको, लेकिन कौन सा क्या नाम है खतौनी नंबर है, कौन सा खसरा नंबर है, वो उसमें पता चल जाता है, ठीक है। रास्ते वास्ते बने रहते हैं, यानी उसको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। एग्जैक्ट कितनी है वो ज़मीन वो सिर्फ नहीं पता चल पाता है, उसकी एक्चुअल लंबाई चौड़ाई कितनी है वो पता नहीं चलती, मोटा मोटा आइडिया उसमें पूरा लग जाता है, क्योंकि उसका नज़दीक से कोई रास्ता निकल रहा होता है या दो उसकी बीच की बाउंड्री खेतों की होती है, तो वो बाउंड्रीज वगैरह उसमें स्पष्ट नज़र आती हैं। ओके, अभी ये जो आपको वेबसाइट का नाम बताया मैंने, आप हलरिस्ट यदि टाइप करते हो तो वो अपनी जो वेबसाइट है ये खेती से रिलेटेड वो आ जाती है, ठीक है। ये जो भरने वाले फॉर्म भरने वाले वो अलग वेबसाइट है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आप घर बैठ के कभी जब फ्री हो तो ये चीज़ें देख सकते हो, और आप यदि थोड़ा सा इसको नॉलेज हो जाए तो घर बैठ के फॉर्म वॉर्म भी भर सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। इवन आप इसको जो कोर्ट से निकाल के लाते हैं हम, जो अपनी क्या नाम है ज़मीन की वो जो फरियाद क्या बोलते हैं उसको, फर्द, जो ज़मीन के फर्द निकाल के लाते हैं वो आप कंप्यूटर से देख सकते हो, प्रिंट भी दे सकते हो उसको ठीक से, उसको अपने मोबाइल से भी देख सकते हो, कंप्यूटर से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो उसको। हलरिस्ट टाइप करोगे तो ज़मीन का रिकॉर्ड आ जाता है पूरा, उसमें आप आगे जो पूछा जाए जिला विला वो सब भर दो, ठीक है। उसी तरह जब ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे आपने क्या बोया है इस बार, वो जो गवर्नमेंट खरीद करती है, तो उस टाइम पे आपको वो अलग वेबसाइट है, ठीक है। अभी इसके अंदर सिर्फ सिलेक्शन करना होता है कि आपको ये कौन सी ज़मीन आप बो रहे हो और उसके अंदर कौन सी फसल आपने भरी है। जैसे आपने ऊपर टिक किया कि ये मेरा खतौनी नंबर खसरा नंबर आपने टिक कर लिया, तो उसके नीचे आपने क्या बोया, बाजरा गेहूँ ज्वार वो सब नीचे आप उसके अंदर सिलेक्शन रहता है वो सिलेक्ट कर सकते हो, बस उतना भरना होता है उसके अंदर। ओके, अब एक चलते चलते इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। इसमें ये तो पूछी नहीं जाती, लेकिन जो आप कई जो वेबसाइट चेक करोगे, अपना ब्यौरा चेक करते हो हलरिस्ट की वेबसाइट पे जाके, तो उसमें कई तरह के दिखाते हैं, सिंचित, असिंचित, बागवानी, ठीक है, ये क्या नाम है, कुआं, रास्ता, कूड़ा करकट, खली, ये सब ज़मीन है। जैसे सिंचित मतलब जो पानी वाली ज़मीन जिसके ऊपर खेती हो रही है, असिंचित मतलब खाली पड़ी हुई बैरन यानी भूड भूड टाइप की, इसको सिंचित को चाही भी बोलते हैं, ठीक है। असिंचित या कोया भूड या बैरन, ठीक है। जो सिंचित या चाही जो है उसको कल्टीवेटेड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कल्टीवेटेड, लेकिन अपने जो रिकॉर्ड चेक करोगे उसके अंदर चाही या सिंचित ही लिखा रहेगा। वैसे ही बैरन को भूड या असिंचित ही लिखा रहेगा, ठीक है। बागवानी जिसने बाग जो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद खाली पड़ी है मतलब वो अभी उसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। कुआं मतलब ये कुएं की ज़मीन है। रास्ता मतलब ये रास्ते की ज़मीन है, ठीक है। कूड़ा करकट मतलब जहाँ आप वो कूड़ी डालते हो, कूड़ा ले जाके डालते हो, तो काफ़ी गाँवों में वो कूड़ा करकट की ज़मीन भी अलग से बनी रहती है, तो वो अलग से ये सब ज़मीनों के पार्ट होते हैं वो अलग से दिखाते हैं, ठीक है। अब एक इसके अंदर मेन क्या क्या इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या क्या होती है। मेजरमेंट मीन्स नापने के, ठीक है। सबसे या तो इसको किला में या करनाल में या मरला में या क्रम में, ठीक है, या गज में। फिट में तो कोई जल्दी से बोलता नहीं है, सिर्फ नापते हैं तब उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यार्ड या क्या बोलते हैं गज, ठीक है, उसको यार्ड ज़मीन हिंदी में उसको गज बोल देते हैं, इंग्लिश में उसको यार्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो जो प्लॉट वगैरह रहते हैं वो गज के अंदर काउंट होते हैं। बाकी जो खेती की ज़मीन है वो ज़्यादातर किला, करनाल, मरला, करम, ठीक है, इसमें काउंट होते हैं। किसमें? किला, करनाल, मरला और करम, ठीक है। अब आपको एक पहले बताते हैं, किला के अंदर 8 करनाल होती हैं और हर करनाल के अंदर 20 मरला होते हैं और एक मरले के अंदर 9 करम होता है और एक करम की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 5.5 फीट या उसको 66 सेंटीमीटर। लेकिन ये सारी क्या है? स्क्वायर में होती हैं। स्क्वायर मतलब एरिया तो आप समझते होंगे, जो बच्चे थोड़ा मैथ पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ और ब्रेथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो 100 गज का किसी का प्लाट है, ठीक है। 100 गज का यदि प्लाट है तो मतलब क्या है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई स्क्वायर फीट में निकलेगी वो 900 स्क्वायर फीट होगी। 900
स्क्वायर फुट। यदि 100 गज का प्लाट है तो 900 स्क्वायर फीट उसकी लंबाई चौड़ा उसका एरिया निकलेगा। ठीक है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।